नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्मार्ट मीटर से जनता त्रस्त, बिल को लेकर फूटा आक्रोश। अंतिम क्रिया के दौरान मुक्ति धामों में हो व्यवस्था, हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र। इंटरसिटी ट्रेन में 3 करोड़ से अधिक का माल जब्त, सोने चांदी की तस्करी का मामला। अवैध शराब बनी युवक की हत्या की वजह, 250 रुपए के लिए बेरहमी से पिटाई। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बिजली के झटकों से आम जनता बेहाल है, जिसकी झलक सभी ओर देखने को मिल रही है। हाफ बिजली बिल माफ योजना के बंद करते ही अब उपभोक्ताओं के घर आ रही बिजली की बिल झटका दे रही है, जिसे लेकर आम जनता परेशान है। इसी क्रम में मंगलवार को मल्हार क्षेत्र की महिलाओं ने इस समस्या को लेकर कलेक्टर से शिकायत की, जिस पर पाया गया कि पुरानी रीडिंग नहीं होने और अचानक रीडिंग बिल आने से बढ़ी हुई राशि उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन गई है। 300 से 400 तक मिलने वाला बिल एक साथ सीधे अब 1000 को पार कर चुकी है, जो अब गरीब जनता के घर का बजट भी बिगाड़ रही है। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर खासा आक्रोश लोगों में है, जिसे निकालने की मांग की जा रही है। वहीं इस मामले में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि बिलिंग सही है, फिर भी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही सभी उपभोक्ताओं को सूर्यघर बिजली योजना का लाभ उठाते हुए सौर ऊर्जा का विकल्प लेने की अपील की जा रही है। 1 से 3 किलोवाट तक सौर पैनल लगाने पर 1,08,000 रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही बिजली बिल के समान भी किस्त पर पूरा सिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे बिजली बिल शून्य हो सकता है। लिहाजा सभी को सौर ऊर्जा का यह विकल्प लेने अपील की जा रही है। जैसे 200 आखिरी से ओकर में 250 300 अब नहीं पटात रहे तो ज्यादा से ज्यादा 500 600 है ना। ओकर बाद में हमारे घर की से 8,000 एक के बाद ओकर में पीछे 6,000 ओकर में अभी 3200 के है। हमार तो काम सरकारी तो है नहीं है ना, दुकान पानी नहीं है, तो मेहनत करके कहाँ से पटाई करते बताओ। तो बिजली अधिकारी से मामला में बात कर रहे हैं। अब वही कहबो के बोलबो कई क्या है। तो अभी कलेक्टर साहब में मिले हैं ना नहीं मिले। का चाहत तुम्हें? कम करे नहीं तो निकाल दे। हाँ। जैसे पहले अंधेरा में रात रहे ना, मिट्टी चल जाए सरकार चिमनी बांध के रह जाबो भाई, उतना हमारे तो आमदनी नहीं है। हाँ। और जिम्मी एक बड़ी समस्या जो मल्हार के काफी लोग आए हैं, उनका ये है कि बिजली बिल काफी आया है। तो अभी हम लोग उनके सामने ही बैठे थे, देख भी रहे थे। उसमें इस महीने का उनका बिजली बिल कम है, क्योंकि कई लोगों ने कई महीने से बिजली बिल नहीं पटाया है, तो पुराना एरियर्स है, इस कारण से उनका बिजली बिल बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर मान लो वहाँ चेक करा करके अगर किसी का कोई भी है, तो हमने CACB को बताया है कि उसका एक बार देख करके समाधान करें। सरकार ने PM सूर्यघर स्कीम भी लॉन्च की है, और मैंने अभी इन लोगों से यही बताया है कि PM सूर्यघर में 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट का अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने पक्के छत पे, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी सब्सिडी है। अगर जैसे 1 किलोवाट लगाते हैं तो हर महीने अगर 10 साल का 30,000 रुपये भारत सरकार लोन देती है, 15,000 सब्सिडी देती है, 15,000 रुपया हमारी सरकार स्टेट सरकार देती है, 45,000 60,000 रुपये का टोटल है। केवल 15,000 रुपये हितग्राही को देना है। अगर एक मुश्त वो दे पाते हैं तो ठीक है, अगर एक मुश्त नहीं दे सकते हैं तो 6% सालाना ब्याज की दर से बैंक उनको लोन भी देगी, ऐसा टाई अप हो चुका है। और इसमें उनको केवल 100 रुपए के आसपास हर महीने देना है। तो 1 किलोवाट 100 रुपए हर महीने, 100 या 110 रुपए कुछ है, वो देना है। इसी तरह से 2 किलोवाट में 333 रुपए या कुछ देना है। 3 किलोवाट में 800 रुपए के आसपास हर महीने देना है। तो अगर इस तरह की स्कीम का हम लोग फायदा उठाएंगे तो हमारे जो भी बिजली के बिल हैं उसमें काफी कमी आएगी। और जिस समय हमारा अगर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट या 3 किलोवाट भी यूज नहीं होता है, तो हमारे जो खाते में हमारा पैसा CACB की तरफ से हमारे खाते में पैसा आएगा। जिस समय हम ज्यादा यूज करेंगे तो जो पैसा हमारा बचा हुआ है वो माइनस होकर के एक्स्ट्रा जो हमने कंज्यूम किया है वो हमको आएगा। तो एक काफी अच्छी स्कीम भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें किया है, और इसका ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा, हर किसी को इसका फायदा उठाना है। छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव के तहत आयुष विभाग द्वारा 10 से 17 अक्टूबर तक विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयुष संचालनालय के निर्देश पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभा कक्ष के बाहर किया गया, जहां आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेदिक
यूनानी और होम्योपैथी तीनों पद्धतियों से चिकित्सक यहां उपस्थित रहे। शिविर में बीपी, शुगर की जांच के साथ ही अन्य स्वास्थ्य समस्याओं पर परामर्श दिया गया एवं निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराकर लाभ लिया। गौरतलब है कि आयुष विभाग समय समय पर जागरूकता अभियान के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करती है और उचित उपचार का प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयुष विभाग द्वारा 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उसी तत्वाधान में हमें जिला स्तरीय एक निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर करने का निर्देश आयुष संचालय द्वारा प्राप्त हो गया था और इसीलिए हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं और आयुष विभाग की तीनों पैथियां आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के चिकित्सक हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। रोगियों को निःशुल्क जांच की जा रही है, उनका बीपी, शुगर की निःशुल्क जांच की जा रही है और औषधियां यहाँ पर उनको हम मुफ्त में निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको फॉलोअप के लिए अपने संस्थानों में आने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही हम उन्हें जीवन शैली, आहार विहार की सारी चीजों की भी जानकारियां उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे कितने दिन का शिविर है और ये दवाई कहाँ और मुफ्त मिल रही है? जैसे कि देखिए हमारे बिलासपुर शहर में आयुर्वेद की 2 डिस्पेंसरियां हैं, एक जो जूनी लाइन और एक तारबहार में। उसी तरीके से होम्योपैथी की 2 डिस्पेंसरियां हैं, सिंधी कॉलोनी में और मोपका में और यूनानी की एक डिस्पेंसरी है जो तालापारा में है, जहां पर रोगी आकर आगे की दवाएं और उपचार ले सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ते गौवंश हादसों को रोकने के उद्देश्य से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सूर्या ने मस्तूरी क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक सराहनीय पहल की है। सूर्या ने अपने साथियों के साथ हाईवे पर विचरण कर रहे गायों व बैलों के गलों और पैरों में रेडियम पट्टी बांधने का कार्य शुरू किया है ताकि रात के अंधेरे में वाहन चालकों को दूर से ही पशु दिखाई दे सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सूर्या ने कहा कि गौवंशों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि रेडियम पट्टी वाहन की रोशनी में चमकती है जिससे वाहन चालक सतर्क होकर समय रहते गति नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने ग्रामीणों और पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें, विशेषकर हाईवे के आसपास, ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और अधिक से अधिक गौवंशियों को रेडियम पट्टी बांधी जाएगी। नेशनल हाईवे रोड में लगातार दुर्घटना होती है। इसमें हमारे गौवंश की भी मृत्यु होती है और जो आम नागरिक है, जो रात में चलते हैं, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे मित्र या चाचा भतीजा, किसी का बेटा, किसी का भाई, वे लोग भी रात में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं बाइक में चलते हुए। इस बात को ध्यान में रखते हुए युवा साथियों के साथ हमने एक प्रयास किया कि नेशनल हाईवे रोड में जो रात में गौवंश बैठे रहते हैं उनके गर्दन में रेडियम पट्टी लगाया जाए और उनके पैरों में रेडियम पट्टी बांधा जाए ताकि जो दुर्घटनाएं हो रही है लगातार इस पर अंकुश लगे। एक प्रयास हमने शुरू किया है और यह लगातार पूरे क्षेत्र में चलता रहेगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बिलासपुर द्वारा सीपीआर जागरूकता मंगलवार को जिला पंचायत में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी पहुंचे थे। इस रेड क्रॉस के जिला समन्वयक सीपीआर की आवश्यकता सहित कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सीपीआर की जानकारी सभी को होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आवश्यकता के समय दूसरे लोगों की मदद की जा सके। अपने उपस्थित सभी कर्मचारियों से निवेदन किया कि सीपीआर प्रक्रिया की जानकारी अपने परिवार और समाज में अधिक से अधिक लोगों को प्रदान करें। बताया जा रहा है कि उक्त कार्यक्रम में लगभग 45 लोगों ने सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जहां अपराजिता मिश्रा, पूनम तिवारी और लेमा देवांगन सहित ममता लहरे मास्टर ट्रेनर्स के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने सभी को डेमो देकर सीपीआर करने का तरीका साझा किया। हिंदू संगठन के द्वारा गांव को राष्ट्र माता घोषित करने और ठाकुर राम सिंह को रिहा करने के साथ ही गौ माता के लिए गौचर भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा चलाया जा रहा गौ माता राष्ट्र माता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भी गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी के शिष्य श्रीमद ज्योति मर्यादंतरु सरस्वती महाराज के नेतृत्व में अभियान संचालित हो रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को बिलासपुर में भव्य गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा निकाली गई। ये यात्रा गौ सेवा धाम से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों में होती हुई कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के बदहाल मुक्तिधामों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिले के मुक्तिधामों के फोटोग्राफ सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। साथ ही मुख्य सचिव को इस आदेश की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति ए के प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार भी संविधान के तहत मिलने वाले जीवन के अधिकार का हिस्सा है, इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हर मुक्तिधाम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। दरअसल 29 सितंबर को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा बिल्हा के मुक्तिधाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने चारों ओर अव्यवस्था और गंदगी देखी। वे किसी न्यायिक अधिकारी के पिता के निधन पर पहुंचे थे। मुक्तिधाम की स्थिति देखकर उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया और मामले को अदालत में उठाया। 13 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने कोर्ट को बताया कि मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और कलेक्टर बिलासपुर ने अपने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और शहरी प्रशासन विभाग ने 6 और 8 अक्टूबर 2025 को मुक्तिधामों के सुधार को लेकर राज्यव्यापी निर्देश जारी किया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा। अगली सुनवाई से पहले सभी कलेक्टर अपने जिलों के मुक्तिधामों की तस्वीरों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अदालत का यह निर्देश प्रदेश भर के प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अंतिम संस्कार स्थल भी सम्मानजनक, स्वच्छ और सुव्यवस्थित होना चाहिए। और फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर से इतवारी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल की टास्क टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने एक यात्री के पास से करीब 3.5 करोड़ रुपए मूल्य का सोना, चांदी और ज्वेलरी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर को 55 वर्षीय नरेश पंजवानी, जो गोंदिया निवासी हैं, इंटरसिटी एक्सप्रेस के S6 कोच में सफर कर रहे थे। उनके पास एक बैग था जिसमें बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात रखे हुए थे। इस बीच नागपुर टास्क टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रेन में एक संदिग्ध व्यक्ति भारी मात्रा में कीमती धातु लेकर यात्रा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही सक्रिय हुई टीम ने आमगांव गोंदिया स्टेशन के बीच जांच की। पूछताछ के दौरान नरेश पंजवानी घबरा गए, जिसके बाद उनके बैग की तलाशी ली गई। जांच में सोने चांदी के जेवरात और सोने के बिस्किट मिले, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए आकी गई है। आरपीएफ ने जब उनसे गहनों के बिल और वैध दस्तावेज मांगे तो वे कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद उन्हें कस्टम एक्ट के तहत हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिवाली से पहले आरपीएफ की इस बड़ी कार्रवाई ने अवैध रूप से कीमती धातु ले जाने वाले नेटवर्क पर एक और बड़ा प्रहार किया है। कोटा विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुआरी मुंडा में मनरेगा के तहत हुए आवास निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान लगभग 50 हितग्राहियों को नहीं दिया गया है। मामले में रोजगार सहायक की भूमिका संदिग्ध है, जो ग्रामीणों को भ्रमित कर रहे हैं। उनकी राशि बैंक अकाउंट में डाल दी गई है, जबकि उक्त राशि किसी अन्य व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। इस प्रकार भारी आर्थिक अनियमितता की गई है, बावजूद इसके अब तक जाँच कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित हितग्राहियों ने मंगलवार को उक्त मामले में जनपद से लेकर सचिव तक सभी की मिलीभगत से गड़बड़ी होने की शिकायत कलेक्टर से की और यह भी अवगत कराएगी मनरेगा की मजदूरी भुगतान आवास हितग्राहियों को अपने सामग्रियों की राशि से खुद करना पड़ रहा है, जिससे उनके आवास भी अधूरे रह गए, जिससे उनकी अगली किस्त नहीं मिल पा रही है। वही मामले में शिकायत करने वाले हितग्राहियों की जानकारी को गलत करार दिया गया है, जिससे अब वो और परेशान हैं। और हम लोग के यहाँ आवास जो आया था पिछले 2024-25 में, उसके तहत आवास बनाए हम लोग, लेकिन आवास का जो मनरेगा का पैसा आता है 21,800 कुछ रुपए, उसको रोजगार सहायक के द्वारा इधर उधर मतलब दूसरे खाते में डाल दिया है और बोलता है कि आप लोगों के खाते में चला गया। इसका शिकायत हम लोग अपने गांव के जनपद पंचायत में किए थे कोटा में, और एसडीएम सर से किए थे और अध्यक्ष महोदय से, लेकिन उन लोग जांच के लिए दिए पिछले महीना 25 तारीख को, और इन लोग जांच नहीं किए और बोलते हैं कि जांच हो गया है, आपके यहाँ पूरा 100 लोग आ करके जांच के रिपोर्ट दे दिए। अभी कलेक्टर के पास आए थे तो रोजगार सहायक उन लोग जनपद से बनाए थे, उनको मुकेश दास मानिकपुरी, और अभी 50 हितग्राही हैं जिसका आवास के लिए है, और उसमें मतलब पूरा आवास कर चुके हैं और बोलते हैं कि आवास जो 2-4-5 बज गए उनको कि आवास बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओगे तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। उन लोग क्या है, अपना लेबर पेमेंट जो आया था उनका मटेरियल का पैसा, उसके लेबर पेमेंट किए हैं, तो उन लोग कहाँ से छत ढालेंगे? जब उनको लेबर पेमेंट मिलेगा तो छत ढालेंगे, और उनको जा करके धमकी देते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना उपभोक्ताओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला रही है। योजना का लाभ उठाकर अब तक कई हितग्राही बिजली बिल का फायदा उठा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में एक बार फिर निवेश करने पर 25 वर्षों तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती है और इस पर कोई विशेष मेंटेनेंस खर्च भी नहीं है। साथ ही अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में सप्लाई कर आय अर्जित करने का अवसर भी मिलता है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र
सरकार 78,000 रुपये तक सब्सिडी और राज्य सरकार 30,000 रुपये तक का सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत ऋण का भी प्रावधान है, जिसमें एक बार निवेश पर 25 वर्षों तक मुफ्त और सतत बिजली सप्लाई की जा सकती है। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर अभी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और खास करके जो स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी आने के बाद में बहुत अच्छा इसमें लोग बाग अभी अप्लाई कर रहे हैं और 3 किलोवाट तक जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलाकर 1,08,000 की सब्सिडी मिल रही है। और इस तरह से अभी इसमें जब से स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी शुरू हुई है तब से लोग मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रुझान अभी प्राप्त हो रहे हैं। बिलासपुर जिले में एक बार फिर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर लगाया है। हिर्री थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला आकांक्षा सोनवानी का आरोप है कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता है। साथ ही उसके सास ससुर दहेज कम लाई है बोलकर उसे रोज प्रताड़ित करता है। महिला का आरोप है कि वह महिला कई सालों से न्याय के लिए भटक रही है, पर उसे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। महिला न्याय पाने के लिए अपने छोटे से बच्चे को लेकर दर दर भटक रही है, जिसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। महिला ने बताया कि उसके बेरहम पति ने उसका गर्भपात भी करा चुका है, जिसका दूसरी लड़की से संबंध है। वहीं मारपीट की शिकायत महिला ने एसपी कलेक्टर और हिर्री थाने में कर चुकी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते महिला एक बार फिर अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर सड़क पर उतर आई और नेहरू चौक में खूब हंगामा किया, जिसके बाद उसे सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां महिला ने सिविल लाइन सीएसपी को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद सिविल लाइन सीएसपी ने हिर्री थाना प्रभारी को कॉल करके महिला की शिकायत लेने के निर्देश दिए। नेहरू चौक के पास पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला अपने बच्चे के साथ सड़क पर बैठ गई है, इस पर थाना पेट्रोलिंग गई थी और 112 की भी स्टाफ मौके पर पहुंचे थे। महिला को बुला के जब उससे पूछताछ किया गया, उससे पूछा गया तो महिला ने बताया कि वह पारिवारिक समस्या है अपने पति से, किन्हीं बातों पे वो परेशान है, जिससे उसका थाना क्षेत्र हिर्री होने से हिर्री थाना प्रभारी से बात की गई है। हिर्री थाना प्रभारी को इस मामले के बारे में बताया गया और महिला को भी आश्वस्त किया गया है कि उसके जो परेशानी समस्या है और उस पर विधिवत पुलिस एक्शन लेगी और उसके समस्याओं का समाधान करेगी। सोशल मीडिया पर रील बनाकर हथियार लहराने, धमकी देने और लोगों में भय फैलाने वाले लुट्टू पांडे गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में लुट्टू पांडे उर्फ रितेश, शिवम मिश्रा, लक्की यादव, शैलेश चौबे और शंभू यादव के अलावा एक अन्य भी शामिल है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से एक रिवॉल्वर, एक एयर गन, चाकू, एक बेसबॉल स्टिक और एक बुलेट बरामद की गई है। आरोपी लंबे समय सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो बनाकर लोगों में डर का माहौल बना रहे थे। इनका मकसद अपने आपराधिक चरित्र को दिखाकर समाज में दहशत फैलाना था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी मिर्जापुर, बनारस और इलाहाबाद जैसे शहरों में बार बार ठिकाने बदलते रहे। विशेष टीम ने तकनीकी और स्थानीय सूचना के आधार पर लगातार निगरानी रखी और आखिरकार रतनपुर क्षेत्र के पास घेराबंदी कर गैंग को पकड़ लिया। सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के और इनके खिलाफ पहले से कई गंभीर अपराध दर्ज है, जिनमें हमला, नशे का कारोबार, घर में घुसकर मारपीट और संगठित अपराध में शामिल होने के प्रकरण है। अब संगठित अपराध की धारा जोड़कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इनके परिजनों और साथियों की अवैध संपत्तियों की पहचान और जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिलासपुर पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर हथियार लहराने, धमकी देने और डर फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर अब सख्त कानून शिकंजा कसा जाएगा। कल पुलिस ने लुट्टू पांडे और उसके साथियों को सरकंडा थाना में गिरफ्तार किया था। इनके पास से एक एयर गन, एक पिस्टल और हॉकी स्टिक, चाकू भी जब्त किए थे। पुलिस लुट्टू पांडे से पूछताछ की है, जिस पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति विनाश बोरकर और सुमित महाजन के पास भी इसने एक पिस्टल सप्लाई की है और जिस पर पुलिस इन दोनों को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिससे इनके पास से एक पिस्टल पुलिस ने जब्त किया है। आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, रिमांड में भेजा जा रहा है। संगठित अपराध की धाराएं भी इसमें जोड़ी गई है। अन्य साथियों के, लुट्टू पांडे के अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। उनके विरुद्ध भी अगर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब बिक्री के विवाद ने एक युवक की जान ले ली। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा सब्जी मंडी इलाके में ब्लैक में शराब बेचने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की लकड़ी के बत्ते से पीट कर इतना घायल कर दिया है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि उसके साथ ही गंभीर रूप से सिम्स में भर्ती है। जानकारी के अनुसार मृतक साहिल खड्डिक और उसका दोस्त किशन यादव शनिवार रात लुथरा उर्स देखकर लौट रहे थे। इस दौरान दोनों ने शराब पीने की इच्छा जताई और तिफरा सब्जी मंडी के पास शराब लेने पहुंचे, जहां साहिल साहू अवैध रूप से शराब बेच रहा था। दोनों ने उससे शराब मांगा तो उसने 120 रुपए की बोतल के लिए 250 रुपए की मांग कर दी। रेट को लेकर साहिल खड्डिक और साहिल साहू के बीच बहस हो गई। कुछ ही देर
में बात इतना बढ़ गया कि साहिल साहू ने अपने साथियों को बुला लिया और चारों ने मिलकर लकड़ी के भत्ते से दोनों युवकों पर हमला कर दिया। हमलावर युवकों ने साहिल और किशन यादव को दौड़ा कर पिटाया। इस दौरान बचकर भागने की कोशिश में साहिल खड़े जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद आरोपियों ने उस पर बड़ी ही बेरहमी से प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से घायल साहिल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि किशन यादव किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते 112 की टीम मौके पर पहुंची। खून से लथपथ साहिल को सिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि घायल किशन यादव को इलाज जारी है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। गिलटी थाना क्षेत्र का, जहां पर पुलिस को तिफरा के पास एक शराब दुकान के पास पुलिस सूचना मिली कि 2 व्यक्ति घायल अवस्था में, जिसमें से एक व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट किया, दूसरे व्यक्ति जो अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी। और पुलिस जब इस मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया और पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति ने सूचना दिया था उसके वो बार-बार बयान बदल रहा है, जिस पर पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूला है और उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला यह अभी तक की जांच में यह आया है कि जो मृतक है और उसके दोस्त है, दोनों जो आरोपी है उसके पास लोग गए थे। इनका पूर्व में परिचय था। पूर्व में परिचय होने के नाते आपस में क्या शराब पीने के और शराब उसकी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ है और जिस पर जो आरोपी हैं और उनके जो मृतक हैं इनके बीच आरोपियों ने इनसे मिलकर मारपीट की, लकड़ी से मारा है इनको और जिस पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पुलिस इसमें शामिल अन्य लोगों को पता तलाश कर रही है और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।